प्रणाम बच्चों। इन वीडियो नंबर 2 बेटा वी लर्न अबाउट द लिथोस्फीयर। ओके, अब लिथोस्फीयर का पहले मीनिंग क्लियर करते हैं बेटा, और फिर उसकी डिटेलेड थियरीज को हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि द सेफर्स ऑन विच वी लाइव इज नोन एज द लिथोस्फीयर। बराबर, जिस सेफर पे हम रहते हैं बेटा, जिस स्फीयर पे हम रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ पे देखो बेटा, लिथो मीन्स रॉक एंड सेफर मीन्स लेयर। बराबर बेटा, लिथो मीन्स रॉक यानी कि जिनको हम खड़क कहते हैं हिंदी में, और स्फीयर्स मीन्स लेयर। बराबर, समझ लो कि मतलब कि ये ज़मीन की बेटा जो लेयर स्ट्रक्चर है, हमको पता है कि 3 लेयर स्ट्रक्चर, जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम 3 लेयर स्ट्रक्चर देते हैं, और जो ये फर्स्ट वाला पार्ट होता है ना, यही सबसे फर्टाइल लैंड वाला है। आपने सॉइल और क्रॉप कल्टीवेशन वाले चैप्टर्स में पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि लिथो मीन्स रॉक एंड स्फीयर मीन्स लेयर। The upper layer of the earth is made up of soil and solid materials like rock। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो फर्स्ट वाला लेयर है, ये जो पार्ट है बेटा, ये सॉइल यानी कि मिट्टी से बना हुआ है, और इसके नीचे के जो मटेरियल फॉर्म्स है जिनको रॉक यानी कि हम खड़क कहते हैं। Approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere। ठीक है बेटा, कितना पार्ट जो है लिथोस्फीयर है? 29%। क्योंकि बाकी का जो 71% है वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। अभी इसके बाद का जो है ना पैराग्राफ, उसमें आपको फिगर दिखाई हुई है कि अर्थ इज कवर्ड विद द लिथोस्फीयर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक। ठीक है बेटा, अर्थ जो है वो इस लिथोस्फीयर के लेयर स्ट्रक्चर से कवर्ड है। बराबर, ये जो लिथोस्फीयर है बेटा, इसका जो थिकनेस है ना, वो कितना है? 64 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है बेटा। यानी कि इसकी जो मोटाई, ये जो मैंने जैसे यहाँ पे 3 लेयर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना बेटा, तो इसका आप जो ग्राफ देखोगे ना, वो कितने किलोमीटर तक का बन सकता है? 64 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की थिकनेस हो सकती है। द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज नॉट द सेम एवरीवेयर। लेकिन ये जो थिकनेस है, ये हर सरफेस पे बेटा, हर लैंड सरफेस पे इक्वल नहीं हो सकती है। जैसे कि जो लिथोस्फीयर का लैंड का पार्ट बेटा सी लेवल से बहुत नियर बाय है, उसका अल्टीट्यूड एरिया बहुत ही कम है वहाँ से, तो वहाँ पे उसकी जो चौड़ाई है बेटा वो बहुत कम हो सकती है। लेकिन अगर सी लेवल से माउंटेनियस स्ट्रक्चर पे जाओ, तो वहाँ पे हम उसकी थिकनेस को देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा चौड़ा हो सकता है। Similarly, their interior and the exterior do not have identical physical features. It is mostly made up of the substances like soil and rocks। बराबर, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि उसका जो इंटीरियर और एक्सटीरियर जो पार्ट है बेटा, यानी कि उसका जो बाहरी हिस्सा है और उसका जो अंदरूनी हिस्सा है। इंटीरियर पार्ट यानी कि बेटा लैंड के नीचे का पार्ट, और एक्सटीरियर पार्ट यानी कि लैंड के ऊपर की सतह का पार्ट है बेटा, वो उसके आइडेंटिकल फीचर्स है। और इस आइडेंटिकल फीचर्स में हम किस दो पर्टिकुलर थिंग को देखते हैं? अपर लेयर पे हम सॉइल को देखते हैं, और इनर लेयर में हम रॉक्स को देखते हैं। बराबर, आप 9th स्टैंडर्ड में आओगे ना बेटा, तो ये सारे के सारे जो पेरेंटल रॉक्स है ना, ये बहुत ही डिटेल्ड आपको समझाए हुए हैं। क्लियर? अब यहाँ पे इससे आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं बेटा, आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो सी लेवल से बताया। समझ लो कि ये सी है बेटा, ठीक है, और समझ लो कि ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस है। जैसे कि मैंने ये 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर की थिकनेस की बात बताई, तो जो समझ लो कि बहुत ही फ्लैट लैंड है, तो सी लेवल के बिल्कुल नियर बाय है, तो उसकी थिकनेस कैसी होगी? उसकी चौड़ाई कैसी होगी बेटा? वो कम होगी। उसकी हाइट कैसी होगी? कम होगी। लेकिन जो माउंटेनियस स्ट्रक्चर है, उसकी थिकनेस, उसकी चौड़ाई कैसी होगी बेटा? बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट भी ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट में लिखा था कि वो अर्थ लिथोस्फीयर के हर पार्ट में सब जगह पे एक बराबर नहीं हो सकती है। कहीं पे वो बहुत ज़्यादा हाइटेड है, कहीं पे वो बहुत ज़्यादा लो हाइटेड फॉर्मेशन में मौजूद है। क्लियर? अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट उसमें जाते हैं। देखो, अब यहाँ पे लिखा है बेटा कि लैंडफॉर्म्स लाइक अ माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड वैलीज आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको फिगर से समझाया कि कैसे सी लेवल से माउंटेन का स्ट्रक्चर है, वैसे ही होता है बेटा प्लेट्यू। बराबर, प्लेट्यू को हम एक तरीके से बेटा टेबल लैंड भी बोलते हैं। बराबर, ये टेबल लैंड बेटा स्टेप टू स्टेप होती है, यानी कि धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ती है। बराबर, धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ती है बेटा, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं। बराबर, ये प्लेट्यूज देखो,
समझ लो कि प्लेट्यू की हाइट धीरे धीरे बढ़ती है बेटा, हमको पता भी नहीं चलता है कि हम धीरे धीरे हाइट पर जा रहे हैं। फिर है बेटा प्लेन लैंड, बराबर, जैसे कि हमारा नॉर्थन प्लेन एरिया है, गंगा ब्रह्मपुत्रा वाला है ना, उत्तर प्रदेश बिहार हरियाणा इनका, तो हम देख सकते हैं बेटा वो प्लेन एरिया है, ठीक है, एकदम बिल्कुल प्लेन सरफेस है। वहाँ पे जो लैंड सरफेस है बेटा वो अनइवन नहीं है, उबड़ खाबड़ नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। फिर है बेटा वैली स्ट्रक्चर, जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं बेटा उनके आसपास का जो गहराई वाला इलाका होता है, जिनको हम वैलीज कहते हैं ना, अपने गुजराती में इसको खीण प्रदेश बोलते हैं। आपने खाई देखी होगी, आप पावागढ़ के जो माउंटेन है उस पर चढ़ते हो ना कई बार, तो आपने माउंटेन का एक साइड का हिस्सा उस तरफ भी देखा होगा, एक तरफ का इस तरफ भी देखा होगा, और दोनों के बीच में भी आपने नीचे देखा होगा, तब भी आपको ज़मीन दिखाई दे रही होगी। तो ऐसे पर्टिकुलर लिथोस्फियरिक पार्ट को हम वैली कहते हैं बेटा, कि सीन ऑन द लिथोस्फियर द टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, द मॉल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा। अब यहाँ से एक पॉइंट चेंज हो रहा है बेटा, देखो कि मॉल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा, है ना। अब इस मैग्मा को समझने के लिए समझो कि मान लो मैं आपको वॉल्केनो से समझाती हूँ बेटा, हाँ, क्योंकि लिथोस्फियर के ऊपर ही वॉल्केनो माउंटेन्स भी होते हैं। समझ लो कि ये वॉल्केनो है, ये इसका एक्सटीरियर पार्ट है, यानी कि बाहर के तरफ का हिस्सा है, और ये समझ लो कि उसका इंटीरियर पार्ट है। अब इस इंटीरियर पार्ट में बेटा बहुत सारा, एक तरीके से देखा जाए तो अंदर जो है वो एक तरीके का एक लिक्विड फॉर्मेशन होता है, बराबर। इस लिक्विड फॉर्मेशन को हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। इस तरीके से लैंड के हर सरफेस के नीचे बेटा लिक्विड फॉर्म होता है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं बेटा। जब ये मैग्मा बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो, बट द प्रेशर ऑफ द रॉक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रॉन्ग। जब दोनों तरफ का जो स्ट्रेंथ है बेटा, जो पावर है, वो इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है, दस बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेनेड। जब वो इक्वल होता है तो दोनों के बीच का बैलेंस बेटा बना रहता है। लेकिन जब ये जो इक्वालिटी है, इसमें एक तरीके से इनबैलेंसिंग हो जाता है, यानी कि दोनों तरफ से अब क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है बेटा, इंटरनल प्रेशर भी बढ़ रहा है और एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ रहा है। देखो लास्ट 3 लाइन में है कि दस बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेनेड सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक। जब तक ये बैलेंस दोनों के बीच का बेटा बैलेंस रहता है, बराबर, बैलेंस बिटवीन मेंटेनेड, जब दोनों सरफेस का इंटीरियर और एक्सटीरियर ये दोनों प्रेशर जब तक मेंटेन रहता है बेटा, जो अर्थ का क्रस्ट है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। समझ लो कि ये पर्टिकुलरली लैंड एरिया है, ठीक है, ये पार्ट है, तो ये जो है क्रस्ट, यानी कि बेटा ब्रेक डाउन नहीं होता, ये टूटता नहीं है, इसके ऊपर फाट नहीं पड़ती है, बराबर। लेकिन व्हेन द बैलेंस बिटवीन द टू इज नॉट मेंटेनेड द क्रस्ट ब्रेक्स एंड वॉल्केनो इरप्ट। लेकिन जब ये पर्टिकुलर जो बैलेंस है बेटा, ये क्या हो जाता है, मेंटेन नहीं रहता है प्रॉपरली, तो क्या होता है बेटा कि एक तरीके से जो है वो वॉल्केनो इरप्ट होता है। क्या होता है? वॉल्केनो फट जाता है बेटा, और इसमें से मैग्मा जो है बाहर आ जाता है, और जो मैग्मा बाहर निकलता है उसको हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखो मैं वापस से एक फिगर, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी जगह लाइंस खींच दी है। अब देखो सिंपली समझो कि ये वॉल्केनो है, बराबर। यहाँ पे ये वॉल्केनो में मैंने बताया आपको कि इंटरनल पार्ट में बहुत सारा जो है लिक्विड फॉर्म है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं बेटा। क्लियर? अब ये मैग्मा क्या होता है बेटा कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जो है इनबैलेंस हो जाता है, जो लास्ट 2 लाइन में लिखा है। जब तक कि बैलेंस रहता है बेटा, तब तक के ये क्रस्ट जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, ये क्रस्ट जो है ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसमें दरारें नहीं पड़ती हैं। लेकिन जब ये इनबैलेंस होता है, जब ये मेंटेन नहीं हो पाता है, किसकी वजह से? एक तरीके से इंटरनल प्रेशर की वजह से बेटा, अंदरूनी प्रेशर की वजह से, और एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, यानी कि बाहरी प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि वॉल्केनो इरप्ट होता है। क्या होता है? वॉल्केनो इरप्ट होता है, यानी कि बेटा वो फट जाता है, और एक तरीके से इस इरप्शन से मैग्मा बाहर निकलता है,
और जो मैग्मा बाहर निकलता है उसको हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लावा कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मैग्मा, व्हाट इज लावा, व्हाट इज इंटरनल प्रेशर, व्हाट इज एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है बेटा, किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बेटा क्रिएट होता है और इस प्रेशर की वजह से जो है वो वॉल्केनो इरप्ट होता है। ओके, ये भी एक आपके क्वेश्चन में आएगा बेटा। क्लियर? अब यहाँ देखो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वॉल्केनो इरप्शन वाली, कि किस तरीके से वॉल्केनो इरप्ट होता है बेटा, इस प्रोसेस को आपको समझाना है। अब यहाँ देखो कि मम्मा हाउ इज द लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस। अब जो बच्चा है बेटा वो एक अगेन क्वेश्चन करता है कि मम्मा ये लिथोस्फीयर हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो अब देखो आगे क्या होता है कि वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट अवर होम इफ द लिथोस्फीयर इज नॉट देयर। अब जो मदर है बेटा वो उससे एक सवाल करती है कि बेटा अगर ये लिथोस्फीयर नहीं होता, ये ज़मीन नहीं होती, तो हम हमारा घर कहाँ बनाते। ठीक है, सोचो आप कहाँ पे बनाते। ठीक है, इतने सारे तो हम पानी के ऊपर, नो डाउट हम पानी पे भी हाउस बोट बना के रह सकते हैं बेटा, लेकिन वर्ल्ड की 800 करोड़ की आबादी है, इनको पानी के ऊपर बोट हाउसेस बना के रहना पड़े, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसके लिए हमको लिथोस्फीयर चाहिए, हमको वो ठोस ज़मीन चाहिए जहाँ पे हम एक तरीके से सिक्योरिटी के साथ प्रोटेक्टिंग वे में अपने मजबूत घरों को बना पाएँ और रह पाएँ, अपने आप को सेफ रख पाएँ। विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट द वाटर टू ड्रिंक। अगर ये लिथोस्फीयर नहीं होता बेटा तो हमको स्वीट वाटर कहाँ से मिलता, क्योंकि इसी लिथोस्फीयर के ऊपर रिवर्स है बेटा, और जो रिवर है बेटा वो एक तरीके से जो हमारा नेचुरल सोर्स है वो रेन है, और इस रेन का जो स्वीट वाटर है वो ज़्यादातर रिवर में बेटा एक तरीके से क्या होता है, कलेक्ट होता है। ठीक है बेटा, वहीं पे वो कलेक्ट होता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद देखो फिर है एग्रीकल्चर। अगर बेटा लिथोस्फीयर नहीं होता तो हम खेती कहाँ पे करते, फार्मिंग कहाँ पे करते। अगर हम फार्मिंग नहीं करते तो हमको फूड नहीं मिलता। फिर देखो बेटा उसके बाद है मिनरल्स। मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट। ये जो डिफरेंट डिफरेंट आज हम इंडस्ट्रीज देखते हैं ना बेटा, इनके लिए जो मिनरल्स है बेटा, जो ऑर्स हैं, वो इसी नेचर से, इसी लिथोस्फीयर के ऊपर से हमको मिलते हैं। बराबर, कोल है, पेट्रोलियम है, बराबर, यूरेनियम है, ये अलग अलग जो मिनरल फॉर्म्स है बेटा, ये जो इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये मटेरियल्स हमको यहाँ से ही मिलते हैं। और बेटा फॉरेस्ट, अगर ये जंगल नहीं होते बेटा तो अर्थ ही नहीं होती, क्योंकि जो फॉरेस्ट है बेटा वही हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपल सी एक एक्टिविटी दी हुई है बेटा कि ड्रॉ पिक्चर डिपिक्टिंग ऑल द डिटेल्स यू ऑब्जर्व ऑन लिथोस्फीयर बेस्ड ऑन योर कन्वर्सेशन। अब अभी तक जो कन्वर्सेशन हुआ है बेटा उसके बेस पे आप लिथोस्फीयर का एक पिक्चर बनाओ बेटा, जिसमें लिथोस्फीयर के अंदर बेटा जो कुछ भी प्रेजेंट है उसको आप दिखा पाओ, उसकी यूज़फुलनेस को आप बता पाओ कि लिथोस्फीयर हमारे लिए किस किस तरीके से यूज़फुल है। बराबर, ये सारी एक्टिविटीज़ को आपको उस पिक्चर डिस्क्रिप्शन से बताना है। ओके, तो आपके होमवर्क में मैं आपको यही दे रही हूँ कि आप एक लिथोस्फीयर का बहुत ही प्यारा एक पिक्चर ड्रॉ करो, और उसके बाद आप मुझे एक तरीके से, आप जब हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे तो आप बताना कि किस तरीके से आपने उस पिक्चर्स को आपने ड्रॉ किया है। ठीक है, आप वो जो क्लास कमेंट्स लिखते हैं ना, आप होमवर्क करेंगे। ओके, क्योंकि हम जो बेटा क्रिएटिव वे में कुछ होमवर्क करते हैं ना, उससे हमको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, थियरी होती है, बहुत ही ईजीली लर्न हो जाती है। ओके, इसके बाद का जो बेटा आगे का जो थियरी है, यानी कि हाइड्रोस्फीयर का जो टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।